हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता रहा था सैंपल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कैसे अप्रोच करना है। सर ये नहीं कि उठा के बस सैंपल पेपर देने शुरू कर दिए, मैं बताता हूँ उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। सैंपल पेपर देने से दो फायदे होते हैं। पहला, आपके मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को जो रिलेट करते हैं, आपको उसको देने की आदत पड़ जाती है। जस्ट अ सेकंड भाई, सॉरी, हाँ मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो अगर मैं बीच में थोड़ी चीखें मारना शुरू कर दूं तो प्लीज डोंट माइंड। हाँ हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था कि सैंपल पेपर देने के पर्पस क्या है और उसको कैसे ढंग से तैयार करें। पहला फायदा सैंपल पेपर देने का होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को इकट्ठा करने की आपको आदत पड़ जाती है। तो मैंने आपको बोला 3-4 सैंपल पेपर दोगे ना, उसके बाद आप चौथे पांचवें सैंपल पेपर के बाद आप खुद देखोगे, चौथा या पांचवा जब सैंपल पेपर दोगे ना, आप कहोगे नाउ आई एम फीलिंग कंफर्टेबल। अब मुझे पता चल गया है कि हाँ कैसे, अगर मैं एक कॉन्सेप्ट में कर रहा था उससे दूसरे कॉन्सेप्ट पे आना है तो कैसे अपने माइंड में इस चीज को ट्रेन करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके मम्मी पापा गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कार चलाते होंगे बेटा। तो आपने कभी नोटिस किया है, अब आई एम होपिंग आप लोगों में से कोई नहीं चलाता, डोंट टेल मी कि आप में से कोई चलाता होगा, मैं पिटाई लगाऊंगा उसकी। तो अज्यूमिंग प्रथम हंस रहा है, हाँ प्रथम गाड़ी चलाता है। शक्ल से दिख रहा है मेरे को। चलाता है, बोल दे हाँ। हो जाती है सर। है, हाँ सर। हाँ सर चला लेते कभी कभी हम। गलत बात है भाई, मत चलाया करो यार। देखो दिस इज नॉट सेफ एट ऑल, नॉट फॉर यू एज वेल एज फॉर अदर पीपल ऑन द रोड, ठीक है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं चला करो, जब तक लीगल एज नहीं हो जाए प्लीज नहीं चलाना। तो दूसरी चीज, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। जब गाड़ी चलाते हैं, प्रथम तो खुद से रिलेट कर सकता है, बाकी लोग अपने मम्मी पापा को इमेजिन करो जब वो गाड़ी चलाते हैं। गियर चेंज करना होता है ना गाड़ी चलाते हैं तो, एक दो तीन चार ऐसे आगे पीछे गियर डालना होता है। हाँ तो क्या करते हैं, वो गाड़ी चलाते चलाते ऐसे नीचे देखते हैं गियर की तरफ, देखते हैं क्या? वो तो सामने सामने ऐसे देखते देखते अपने आप ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, अपने गियर चेंज होता रहता है। हाँ सामने देख रहे हैं और उनको पता है कब करना है, वो कर दिया। अच्छा सर, एक तो ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, तो याद कैसे रहता है, या ये उनको कैसे समझ आता है कौन से वाला नंबर का गियर अभी डला हुआ है? ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जब तक हम खुद नहीं चलाते। मेरे भी आते थे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ। जब मैं शुरू शुरू में गाड़ी चलाना सीखा था ना, मेरा सबसे पहला सवाल ये होता था, मैंने कहा यार गाड़ी चलाते वक्त ये गियर चेंज करना है, पता कैसे चलेगा कि स्पीड के हिसाब, क्योंकि स्पीड के हिसाब से होता है ना। इनिशियल तो चलो ठीक है, एक नंबर डाल दिया सबसे पहले, शुरू वहीं से करते हैं। फिर जब स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास हो जाती है तो आपको सेकंड डालना है, टाइप्स ऐसे करके। फिर जब आपका 30-40 के आसपास तो थर्ड डालना है, ऐसे करके होता है ना, स्पीड के हिसाब से आपको पता है। तो मैं क्या कर, मैंने कहा मैं स्पीडोमीटर पे देखूंगा या सामने देखूंगा, मैं तो एक्सीडेंट कर दूंगा, ये कैसे पता चलता है कि स्पीड कितनी होगी? तो मैंने कहा भाई साहब ऐसे, आप जब चलाओगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आप पहले बैठो तो सही, सीट पे तो बैठो, और फिर समझ आया कि हाँ यार एक्चुअली ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाती है। तो जब तक आप उस चीज को करना शुरू नहीं करते ना, दिमाग में चीजें आती रहती है, ये प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जब आप करते हो तो आदत पड़ जाती है। अब आदत क्या एक बार में पड़ेगी, पहले दिन ही बैठ के नहीं। पहले दिन बड़े चैलेंजेस आए कि जब पहला गियर डाला तो डल गया, सेकंड गियर मैंने डालने भूल गया, वो आवाज कर रही है, ज्यादा रेस जा रही है, लेकिन वो गियर तो डाला नहीं, और पिकअप होने थी गाड़ी की, तो समझ में आया अरे सेकंड डालना था, डालो सेकंड। तो शुरू में गड़बड़ होती है ये, थोड़े दिन चलाई गाड़ी। अब उसके बाद क्या है, शुरू शुरू में नीचे भी देखना कई बार हो जाता है, अरे नीचे कौन सा गियर डला हुआ है। लेकिन जब आप थोड़े दिन चला लेते हो ना, तो आपको इतनी अच्छी आदत पड़ चुकी होती है, आज मतलब आप तो कोई भी नहीं देखता यार, कभी देख लेना किसी मम्मी पापा को, कोई भी 10 दिन 15 दिन चला लिया, कोई गियर की तरफ नहीं देखता कि कौन सा गियर डला हुआ है, क्योंकि ऑटोमेटिक आपका हाथ उसी हिसाब से चलता है। गियर कम करना है तो जो भी डला हुआ है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिस भी नंबर पे आपको ऑटोमेटिक हाथ दूसरी तरफ चलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, क्योंकि सेम चीज, ये क्या है, सब आपका साइकोलॉजिकली तो होता है। जितना ज्यादा आप इस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हो, आपका माइंड ट्रेन हो जाता है ये चीजें करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? और ये किससे होता है? प्रैक्टिस से। तो आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर दोगे ना, ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन वाली बात जो मैं कह रहा हूँ ना, ये चाहे अभी थ्योरेटिकल लग रही हो, लेकिन ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर दोगे, उतनी ज्यादा माइंड को ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हाँ इस कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे कैसे जाना है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? इसका सिंपल एक ही तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है। गिव एज मैनी सैंपल पेपर्स एज पॉसिबल। समझ आ रही है बात? ठीक है, गिव एज मैनी सैंपल पेपर्स एज पॉसिबल, ताकि आपका माइंड उस राइट फ्रेम ऑफ माइंड में हो, उस तरीके से ट्रेन हो सके कि हाँ जब मैं एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूं तो मुझे डिफिकल्टी फेस ना हो। नंबर 1 बात समझ आई, सैंपल पेपर देने का फायदा। नंबर 2,
आप में से ऑनेस्टली बताना कितने लोग ऐसे थे जिनका पेपर लेट खत्म हुआ था, हैंड रेज करो। जो अलॉटेड टाइम था 1.5 घंटे का, उससे लेट खत्म हुआ था, हैंड रेज करो भाई जिन जिनका खत्म हुआ था। देख रहा हूँ मैं किस किस का हैंड रेज हो रहा है। 4 जने दिख गए, और बताओ भाई। 5 दिख गए। ईशा को तो एक्सक्लूड ही कर देता हूँ क्योंकि ईशा ने तो दिया नहीं अभी। अवनी, भव्या और परीक्षा, आपका टाइम से खत्म हो गया था बेटा 1.5 घंटे में पूरा। चलो वेरी गुड। तो कितने लोग हो गए भाई? 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 8 5 पीपल, आउट ऑफ 8 5 पीपल। तो यू कैन सी द रेशियो। ठीक है, ये तो अभी 8 में से 5 गिन रहा हूँ मैं। अब तो और लोग जो आए नहीं है उनमें से भी देखना मैक्सिमम, क्योंकि मैं आरब और अरब का तो बता ही सकता हूँ, उनका लेट आया था तो 2 तो वही ऐड हो गए। और मैक्सिमम लोगों का पेपर टाइम से खत्म नहीं होता, और फिर बाद में हम क्या कंप्लेंट करते हैं? सर पेपर लेंथी था। होता है कि नहीं होता भाई? नॉर्मली होता है। पर बेटा एक सिंपल सी बात का जवाब देना, अगर पेपर लेंथी था तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं था, सारे बच्चों के लिए था, तो फिर सभी का छूटना चाहिए था। आर यू विद मी? बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? भाई अगर पेपर लेंथी था, अगर आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो फिर सभी को लगने चाहिए ना यार, क्योंकि पेपर तो सबके लिए सेम था। मैंने कोई मल्टीपल सेट्स तो बनाए नहीं थे। तो फिर उनका टाइम से हो गया, आपका क्यों नहीं हुआ? उसका एक रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि हमें उतनी प्रैक्टिस अभी नहीं है। जो हमारा माइंड है, जो मैंने आपको बोला ना कि एक एक स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाली चीज के, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे आने की, जब आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लोगे, तो जो अभी टाइम आपका गैप हो रहा था ना, आपको सोचना पड़ रहा था कि यार इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, चाहे आपके वो आपको पता नहीं लग रहा होगा, आपका एक आधा मिनट वहां खराब हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, जो एक फ्रीक्वेंसी होती है क्वेश्चन को करने की, जो आप स्पीड होती है क्वेश्चन को करने की, वो नहीं बन पाती। आप सोचने में टाइम लगाते हो, फिर लिख रहे होते हो, साथ साथ आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होता है उस इंफॉर्मेशन को, तो इट टेक्स टाइम। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है सैंपल पेपर देने का, इज टू इंप्रूव ऑन स्पीड। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो सैंपल पेपर देने से ये 2 फायदे होते हैं, 2 बहुत बड़े फायदे। पहला, आपको ये जो इकट्ठे मल्टीपल टाइप ऑफ मल्टीपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको करने की एक आदत बन जाती है, आपके माइंड को उस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। तो जो आपको अभी डिफिकल्टी फेस हो रही थी वो नहीं होती। सेकंड, जितने ज्यादा सैंपल पेपर दोगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब माइंड को आदत बन चुकी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को जल्दी कर पाओगे, तो आपका टाइम ऑटोमेटिकली बच जाएगा। जो टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो रहा था सोचने में, उतना नहीं हो। समझ आई मेरी बात? आपका मैक्सिमम टाइम, मैं एक चीज और बता दूं, जो बच्चे, जिन बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता ना, वो मैक्सिमम इस वजह से नहीं होता क्योंकि वो सोचने में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, करने में नहीं, क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट कुछ याद नहीं था जिसको सोचने लग गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि कसर करने में टाइम लग गया, क्वेश्चन लंबा था करने में टाइम लगा, नहीं, आपको सोचने में टाइम ज्यादा लग जाता है। कहीं आप अटक जाते हो किसी क्वेश्चन में, समझ नहीं आ रहा है ये कैसे है, तो आप उसको सोचने लग जाते हो, 2 4 मिनट 5 मिनट खराब हो जाते हैं, इस वजह से आगे का पेपर छूट जाता है। क्लियर है गाइस? समझ में आई? तो अब आपको करना कैसे है, ध्यान से सुनना। अब आइडियली आपको क्या करना चाहिए, अब आपको सैंपल पेपर करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपका सारा का सारा कोर्स खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, और हमने इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी टेस्ट ले लिए हैं। मैं जानबूझ करके ये बात अब बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैं चाहता था आप एक टेस्ट पेपर दे दो, ताकि अब आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें कितना दम है। अगर ये बात मैं ये पेपर देने से पहले बताता ना, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं रहा होता है। लेकिन अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ ये चीजें हम फेस करते हैं प्रैक्टिकली, हमें रियलाइज नहीं होता लेकिन ये हम करते हैं। तो अब आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर दोगे ना बेटा, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एक टारगेट होना चाहिए, मैं ये बोलूँ ना जितने ज्यादा, तो मैं जब 1 महीने बाद भी मिलूंगा ना, तो मैं पूछूंगा कितने दिए थे, तो कोई कहेगा 4, कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 10। हाँ, तो मैं जैसे पूछूंगा ना जिसने 3 दिए होंगे, सर आपने कहा था जितने ज्यादा, मैंने पूरी कोशिश करी थी, इससे ज्यादा नहीं दे पाया। तो इसीलिए एक टारगेट सेट करो, ठीक है, कि मेरे को कम से कम इतने टेस्ट पेपर देने हैं ताकि मेरी तैयारी अच्छी हो सके। तो मैं मिनिमम जो टारगेट सेट करता हूँ नॉर्मली बच्चों का, वो होता है 10 सैंपल पेपर। ठीक है, अब 10 सैंपल पेपर एक ही दिन में नहीं बोल रहा हूँ, 10 सैंपल पेपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिल योर एग्जाम आर देयर। अब इट वुड डिपेंड, किसी के एग्जाम जल्दी आ रहे हैं, किसी के लेट आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से टारगेट को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब अगर किसी का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में है, तो ऑब्वियसली 10 उसके लिए बहुत ज्यादा हो गए भाई, तो जनवरी खत्म होने को आ गया है ना, फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी में, तो इसलिए 10 की जगह कम कर लो, 5 कर लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, जब भी आप सैंपल पेपर दो,
अब मेरी बात दूसरी, ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बता रहा हूँ, सैंपल पेपर का पॉइंट सारा समझा दिया। अब इसको करना कैसे है? जब आप सैंपल पेपर दोगे ना, शुरू के 1-2 सैंपल पेपर, तब फोकस टाइम के ऊपर नहीं होना चाहिए। तब फोकस टाइम के ऊपर नहीं होना चाहिए। फोकस किस पे होना चाहिए? आंसर सही हो जाए। समझ आया मेरी बात? तो शुरू में फोकस होना चाहिए आंसर सही हो जाए। जब आप पहला सैंपल पेपर दोगे, टाइम जरूर देखना, नोट करना कि कब शुरू किया, लेकिन 3 घंटे बाद रुकना नहीं है। 3 घंटे बाद रुकना नहीं है। जैसे मैंने भी जिनके 3 घंटे हो गए थे, मैंने उनको मैसेज जरूर डाल दिया था, भाई भेज दो, वेट कर रहा हूँ। लेकिन कई हो गए 3.5, सॉरी 3 नहीं, 1.5 घंटा, मैं सॉरी 3 घंटा आपको एग्जाम्पल गलत दे दिया, मेरे दिमाग में 3 घंटे का ही था, 1.5 घंटा। आपका अभी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा ना। तो जो 1.5 घंटे का टाइम है, कई बच्चों का 1.5 घंटे से ऊपर हो गया था, मैंने मैसेज दिया, भाई भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ। कईयों का 1.5 घंटे की जगह 2 घंटे में आया। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कितना टाइम लगाया। आपने आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाया, तो ये नहीं है कि 1.5 घंटे बाद रुक जाना है कि बस हो गया, जितना होना था, आगे नहीं करना। नहीं, पहला ऑब्जेक्टिव है ये देखना कि क्या आपको आंसर्स आते थे या नहीं आते। स्पीड पे हम बाद में आएंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपने जो भी आंसर करे वो ठीक थे या नहीं थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सब हमें आंसर आने चाहिए। आप सैंपल पेपर करो, पूरा करो, फिर देखो कितना टाइम लगा, कितना एक्स्ट्रा लगा, और फिर ये देखो कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए, गलत हुए। तो पहला ऑब्जेक्टिव सैंपल पेपर का क्या होना चाहिए कि हमें सारे आंसर आने चाहिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, गाइस ध्यान से सुनना, मैं अब आपको एग्जांपल भी दूंगा। आपने सैंपल पेपर किया, आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए फॉर एग्जांपल, ठीक है। 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए? फाइनल अकाउंट्स का, और दूसरा क्वेश्चन गलत हुआ आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी चैप्टर्स आपके कंपैरेटिवली अच्छे से रिवाइज्ड हैं, उनमें मुझे इंडिविजुअल चैप्टर वाइज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप सैंपल पेपर दोगे, उससे पहले इन दोनों चैप्टर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। सिर्फ उन 2 चैप्टर्स की बात करो जहां गलती हुई। क्लियर हो गया? सारे चैप्टर दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जब आपने सैंपल पेपर दिया ना, तो ऑटोमेटिकली सारे चैप्टर तो एक बार रिवाइज हो ही गए। जहां गलती पता चली, सिर्फ उस चैप्टर के ऊपर फोकस करो कि ये गलती क्यों हुई मेरे से, इस चैप्टर में क्या रूल्स थे, मैंने क्या फॉलो नहीं किया, उसको ढंग से देखो। फिर जब आप सेकंड टाइम सैंपल पेपर करोगे, तो हो सकता है उसी चैप्टर में गलती हो जिसमें पहले हुई थी, या हो सकता है किसी और चैप्टर की किसी और कॉन्सेप्ट में गलती हो। अगेन, सिर्फ जहां गलती करिए ना, उस चीज पे फोकस करो। सारा कुछ बार बार पढ़ते रहने से फायदा नहीं है कि सर मैं दोबारा से सारे रूल्स पढ़ रहा हूँ बैठ करके, सारा कुछ नहीं। जहां गलती है उस पर फोकस करो ना, यहाँ सिर्फ। ठीक है? तो मान लो अगली बार सेकंड टाइम जब आपने दिया, तो आपने रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में गलती करी थी, और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी गलती करी थी। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो क्या कॉमन गलती हुई है जो लास्ट टाइम करी थी। अगर लास्ट टाइम डिसऑनर की एंट्री में गलती करी थी, तो क्या इस बार भी वही गलती है? समझ आ रहा है? क्लियर? उस चीज को नोट करो। और अगर सेम गलती रिपीट कर रहे हो, इसका मतलब आपने अपनी गलती से सीखा नहीं है। इसका मतलब आपने पिछली बार जो गलती करी उसमें फोकस नहीं किया। तो उसको ढंग से याद करो, समझो कि क्या गलती करो। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए रिवीजन करने का? गाइस ध्यान से सुनना, आपका रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए? सैंपल पेपर दो, वहां जो गलती हो रही है उस गलती को रिवाइज करो। क्लियर है? अब मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, कहते हैं सर अभी ना मेरे सारे चैप्टर ढंग से तैयार नहीं हुए हैं, पहले ना मैं वो सारे ढंग से तैयार कर लूं फिर सैंपल पेपर दूंगा। है ना? होता है कि नहीं होता है ऐसा? आपने भी करा होगा 10th में, आई एम 100% श्योर। जब सैंपल पेपर देने के लिए टीचर ने कहा होगा, तो आपने क्या कहा होगा, मैम अभी ना मेरा ये वाला चैप्टर वीक है, पहले मैं इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस कर लूं ढंग से, और फिर उसके बाद करूं। और आई एम टेलिंग यू, वो फिर कभी नहीं आता। जो आप ये सोच रहे हो ना कि मैं एक बार पहले ढंग से सारे चैप्टर कर लूं, वो कभी नहीं आएगा दिन बेटा। मेरी मैं लिख के दे सकता हूँ आज, वो दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आपको कंफर्ट आ जाएगा कि मेरे सारे चैप्टर ढंग से हो गए। सो डोंट वेट फॉर दैट टाइम, स्टार्ट इमीडिएटली बाय डूइंग दिस मेथड। इस तरीके से करोगे अगर, तो ऑटोमेटिकली जो आपके चैप्टर वीक थे वो भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर? तो आपने करना क्या चाहिए, आप शुरू करो कि सर मैं कल से सैंपल पेपर देना शुरू करूंगा। अगेन डिपेंडिंग अपॉन किसके पास कितना टाइम बचा है। अगर आपके पास टाइम कम है तो डेली एक सैंपल पेपर देना शुरू करो, और अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप 2 दिन में एक भी दे सकते हो, जस्ट टू स्टार्ट विद, अभी टू स्टार्ट विद। फिर बाद में तो आपको रेगुलर ही करना पड़ेगा। ठीक है? कैसे करो, सैंपल पेपर दो, आंसर चेक करो, जहां गलती है उसको समझो, और फिर देखो कि वो गलती क्यों हुई। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आपको अलग से प्रैक्टिस करने हैं तो वो अलग से करो।
सिर्फ उसी जो गलती करी उसी से रिलेटेड, सारा दोबारा चैप्टर पूरा पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हो कि जो आपने जैसे कल फर्स्ट टाइम सैंपल पेपर दे रहे हैं, तो उससे पहले बैठ के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारे बताए थे, जितने भी चैप्टर्स हैं उसके, वो आपने सामने रख के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें, और अगर जरूरत है तो एक आधा क्वेश्चन करके देख लिया। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। लेकिन ये वेट बिल्कुल नहीं करना कि आएगा वो दिन जब मैं सारे चैप्टर्स में कंफर्टेबल हो जाऊंगा तब करूंगा सैंपल। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने ये वेट करी ना, वो दिन कभी नहीं आएगा, एंड यू विल नॉट प्रैक्टिस इवन वन सैंपल पेपर। आप चाहो ना तो मैं 12th के जो स्टूडेंट्स है ना, उनसे आपकी बात करा सकता हूँ। फर्स्ट टर्म में उन्होंने क्या करा था मैं आपको बता देता हूँ, और मतलब ये कि जितना मर्जी मैं बता दूं फिर भी बच्चे गलती करते हैं। फर्स्ट टर्म में मैंने फर्स्ट टर्म का उनका जो जिस दिन पेपर होना था उससे 1 महीना पहले, 1 महीना बहुत होता है, 1 महीना पहले पूरा कोर्स खत्म कर दिया था। और मैं उनको रेगुलरली बताता जा रहा था, जो बात मैं अभी आपको बोल रहा हूँ उनको रेगुलरली बता रहा हूँ। जैसे ही खत्म होगा सैंपल पेपर शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है। जैसे ही खत्म हुआ कोर्स, मैं उसके बाद बोल रहा हूँ अब आप सैंपल पेपर देना शुरू करो। मैंने उनको सैंपल पेपर्स भी भेज दिए कि अब आप यहाँ से शुरू करो, ये पेपर दो। 1 हफ्ते बाद पूछ रहा हूँ, एक बच्चे ने दिया है, 2 बच्चों ने दिया है, ऐसे। तो उसके बाद मैं दोबारा समझा रहा हूँ सारी बात, हाँ हाँ नहीं सर हम करेंगे, अभी करेंगे पक्का, लास्ट टाइम ये प्रॉब्लम हो गई थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी, फलाना दिखाना, वटेवर। और मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ कोई होमवर्क? दिया है कोई होमवर्क? नहीं दिया ना? सेल्फ स्टडी का टाइम दिया है ना? सेम चीज उनके साथ है। लेकिन क्या है, यही नुकसान होता है, जो टाइम मिल रहा है उसको वेस्ट कर रहे हैं। अब ये तो आपके हाथ में है ना भाई, कि अब ये जो टाइम मिल रहा है आप उसको यूटिलाइज करते हो कि वेस्ट करते हो। समझ आ रहा है मेरी बात को? क्लियर है? तो मैंने उनको फिर दोबारा से हड़काया कि भाई ये कोई तरीका नहीं है, करो, आप नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप मानोगे, 2 बच्चे उसमें से अभी भी ऐसे थे जिन्होंने पेपर आने से पहले तक एक भी सैंपल पेपर नहीं दिया था, एक भी नहीं दिया था। मतलब मैंने उनके पेरेंट्स से भी कंप्लेंट कर दी, सब कुछ हो गया, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। और लिटरली मैंने वो 2 दिन में बैठ करके उनसे 3-4 सैंपल पेपर कराया। मैंने कहा बैठो अभी करो भाई। और फिर जब पेपर से पहले छुट्टियां होती है, 4-5 छुट्टी होती है, उन 4-5 छुट्टियों में फिर और सैंपल पेपर कराए, तो कहीं जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और क्या आपको लगता है कि वो इक्वलेंट हो जाएगा जो ऑलरेडी 10-12 सैंपल पेपर दे चुके थे उसके बराबर? हो ही नहीं सकता। तो उस सिचुएशन पे नहीं लेके आना भाई अपने आप को। ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है जो मैंने आपको चीज बताई है इसके अंदर कुछ चैलेंज है, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि प्रैक्टिकली आप करते हो। मैं तो जितने चैलेंजेस फेस करता था अपने टाइम पे मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता था, प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारे दिमाग में हमेशा क्या आता था, अरे करेंगे, अभी करेंगे, कर देंगे, आज नहीं, कल से करेंगे, पक्का सर, कल पक्का कल। सबसे बड़ा डिफिकल्टी होता है फर्स्ट टाइम सैंपल पेपर, पहला पेपर देना। क्योंकि वो होता है ना मन में, अरे कल से, कल से, कल से यही चल रहा हो। तो इसीलिए टारगेट बना लो, कल मुझे एक पेपर देना है तो देना है, चाहे जितनी मर्जी तैयारी हो, चाहे जैसी मर्जी तैयारी। किसको फर्क पड़ना है यार? तुम अपने पास दे रहे हो यार, किसको बताना है? किसके लिए कर रहे हो? अपनी गलती आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई वो नोटिस बोर्ड पे थोड़ी ना लग रहे हैं मार्क्स, क्या तुम्हारे सैंपल पेपर पहला दिया उसके मार्क्स इतने आए, दूसरे के इतने आए, तीसरे। अपने लिए दे रहे हो यार, क्या फर्क पड़ना है? तो डोंट बी अफ्रेड इन गिविंग सैंपल पेपर। समझ आई मेरी बात? क्लियर है गाइस? सबको क्लियर है? प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो, सारे धीरे धीरे करके कैमरे बंद हो जाते हैं, तो मैं भी फिर बंद ही कर देता हूँ, है ना? फिर फायदा क्या होगा? कैमरा ऑन करो भाई। प्रथम, परीक्षा, निशा, प्लीज कैमरा ऑन करो। तनिषा, हाँ जी। अब मुझे बताओ, देखो मैंने जितना आपको समझाना था, जो बातें बतानी थी मैंने बता दी। ठीक है। नाउ इट इज अप टू यू। देखो मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ वो तो मैं लेता रहूंगा। जो बच्चे सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों से एक्सेल करेंगे, तो इट वो डिपेंड अपॉन यू कि आप करते हो या नहीं करते। ठीक है। मैं एक एक के साथ बार बार इससे फॉलो अप नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। सो इट वुड डिपेंड अपॉन यू। आप करोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। और आप छोटे बच्चे नहीं हो जिससे कहा जाए लाओ बेटा अपनी होमवर्क कॉपी दिखाओ। समझ रहे हो मेरी बात? अब बड़े हो गए बेटा, अब वो टाइम चला गया कि आपके पीछे पड़ा जाए। अब आप समझदार हो, आपको पता है अपना अच्छा और बुरा। हम जहां आपको लगता है हमें कि हाँ हमें गाइड करना चाहिए, हम गाइड कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं क्या ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब आते हैं जल्दी से, जो जिन लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, कोई डाउट है तो मुझे बताओ बेटा। इवैल्यूएशन क्वेश्चंस में किसी भी चैप्टर को लेकर प्लीज हैंड रेज करो, और जिसको डाउट नहीं है तो प्लीज थम्स अप करो।
अवनी, शकुन, तनिषा, करे आप लोगों ने बेटा इवैल्यूएशन क्वेश्चन? यस सर करें हैं, पर 2 ही चैप्टर के करे थे सर। तो बेटा देखो आप प्लीज कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Yes, देखो sir. देखो मैं अभी आपको सारी कहानी समझा दी। अब एट द एंड ऑफ द डे Yes, दीज स्मॉल थिंग्स विल मेक अ डिफरेंस। जो ये सब चीजें प्रैक्टिस Yes, कर sir. रहा है, इलस्ट्रेशन कर रहा है, सैंपल पेपर या ये जो मैं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कह रहा हूँ, ये सब चीजें प्रैक्टिस कर रहा है, उसका कॉन्सेप्ट और क्लियर ऑटोमेटिकली होता जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, मेरे से कई सवाल कई बच्चे पूछते हैं, सर मेरे पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। सर मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं सैंपल पेपर कर सकता हूँ या फिर मैं किसी और बुक के या किसी और टीचर ने और एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रखा है, मैं वो कर सकता हूँ, जैसे मैंने भी अभी दिया ना आपको, है ना। तो सर इसमें से दोनों में से क्या करूँ? अगर मैं एक ही कर सकता हूँ कंसीडरिंग कि आपके पास टाइम कम, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, कौन बताएगा मुझे? शकुन क्या करना चाहिए बेटा? अगर मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शन क्या है? या तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है आपको, ठीक है, असाइनमेंट दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, आप वो कर लो, ठीक है, या फिर आप सैंपल पेपर कर लो। दोनों में से एक ही कर सकते हो, कंसीडरिंग मैं मान के चल रहा हूँ टाइम नहीं है आपके पास। अगर दोनों कर सकते हो तो अच्छी बात है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर टाइम कम है और दोनों में से एक ही करना है तो क्या करोगे? सर मैं तो सैंपल पेपर ट्राई करूंगी फिर। हाँ, तो गाइस पहला प्रायोरिटी अब आज की डेट पे क्या होना चाहिए? सैंपल पेपर। अगर सैंपल पेपर के बाद टाइम मिलता है या आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जहां आपको वो चैप्टर्स में या वो कॉन्सेप्ट में गलतियां हो रही हैं आपकी, तो वो आप इसमें से कर लो, क्योंकि टीएस के ऑलरेडी कर चुके हो तो फिर बोर हो जाते हैं, वही वाले सेम क्वेश्चन हमें आंसर रट चुके होते हैं, तो यहाँ से कर लो, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो वो सेकेंडरी होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सैंपल पेपर। इससे ज्यादा मैं एम्फोसाइज नहीं कर सकता कि इंपॉर्टेंस कितनी है सैंपल पेपर, ठीक है। तो प्लीज सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो। अब आप अगर ये पूछो कौन सा सैंपल पेपर करें सर, यू लाइक का करें या टुगेदर विद करें, किसका, कोई सा भी कर लो भाई, कोई भी कर लो, इट डज नॉट मैटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट शुड बी ऑन दी सेम पैटर्न जो आपके स्कूल में आने वाला है। अगर आपके स्कूल में एमसीक्यू टाइप आने वाला है तो एमसीक्यू टाइप करना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव आ रहा है तो सब्जेक्टिव करो। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो जितना ज्यादा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। बुक्स अवेलेबल है सारी सैंपल पेपर की, आप कोई भी बुक लेके आ सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कौन सी ला रहे हो, डज नॉट मैटर। अगर आपकी स्कूल की टीचर कोई सजेस्ट करती है ये ले आओ, वो ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ स्निग्धा आप कुछ कह रहे हो बेटा? यस सर, अब इवैल्यूएशन क्वेश्चन में हाँ पूछो बेटा जल्दी से। अरे यार मैं बुक कॉलम्स तो मेरे को फोटो खींच के भेजेगी, बुक दूसरी रूम में रहेगी यार। हाँ एक सेकंड। कितने क्वेश्चंस में डाउट है? एक डाउट है या मल्टीपल डाउट्स है? मैं लेके आऊंगी तो एक ही है। एक ही है तो भेज दे, फिर तो ऐसे ही भेज दे, फोटो भेज दे। एंड ग्रुप पे डाल दियो बेटा, सबके पास आ जाएगी, वैसे तो होना चाहिए बाकी लोगों के पास भी वो। हाँ बेटा बताओ बेटा कौन सा डाउट है इसमें? सर इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे वो समझ नहीं आ रहा था। ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया है? इन द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, आपको ओके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ओके। एंड देन इसके बाद आपको क्या दिया हुआ देखिए जरा, बैलेंस शीट दे रखी है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या मिसिंग है? सैलरी डेटर मिसिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, कैपिटल आपका ओपनिंग मिसिंग है, और आपको दे रखा है साथ में प्रॉफिट। तो देखो यहाँ से प्रॉफिट वहां चला जाएगा 38,925 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ तक क्लियर है? यस। अब जरा वापस आते हैं, यहाँ से क्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। अगर ये फिगर आ गई जो नीचे थी अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो फिर एक ही चीज मिसिंग है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यस गाइस आपको सबके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सबके पास है, देख रहे हो सब लोग साथ साथ?
कोई ऐसा जिसको नहीं पता हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? अवनी, प्रथम, तनिषा, एनीवन? हाँ जी, अरे हाँ यार कुछ तो बोलो भाई। प्रथम मिल गया? ओके चलो ग्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपको 38,925 दे रखा था बैलेंस शीट में, तो वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है स्निग्धा? यस सर, थैंक यू। अब वहां से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस को बैलेंस करोगे तो उधर से ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी, वो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर क्रॉस होके ट्रेडिंग अकाउंट में चली जाएगी। यहां तक क्लियर हुआ? यस। और वहां से आपके ट्रेडिंग अकाउंट की बाकी सारी फिगर आपके पास आ गई है, रिटर्न आपने ऑलरेडी लिखी थी क्या क्या दी है ना। तो ऐसे केस में बाकी क्या बचा? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। तो जब आप उसको बैलेंस करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। यस। ठीक है, और ये क्लोजिंग स्टॉक यहां से फिर आप कहां डाल दोगे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट के अंदर अब देखो आपके पास क्या क्या आ गया। बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अगर एसेट साइड पे देखो तो एसेट साइड पे डेटर बचा है। यस। डेटर कैसे निकलेगा? आपको टोटल एसेट्स दे रखे हैं, टोटल टोटल एसेट में में से से आपको बाकी सब सब माइनस कर दो। ठीक है, इसी तरह से जब टोटल में से आप 25,000 जो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर लिखे वो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उस क्लोजिंग में से जब नेट प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है ना? ओके सर। क्लियर? तो देखो मैं तो सिंपल बोलता हूँ भैया, ये क्या है? सुडोकू। सुडोकू में क्या होता था? मिसिंग वाली बॉक्स में आपको डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से क्या आएगा। तो यहाँ भी सेम चीज है, आपको कॉरस्पॉन्डिंग दोनों चीजों को मैच करके देखो कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है और कहाँ मिसिंग है, वहीं से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बैलेंस करके निकलेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज समझ में आ गई थी, दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है। तो यानी इसका मतलब क्या है? कहीं एक से निकाला निकाला जाएगा, या तो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, या बैलेंस शीट से किसी एक जगह से निकलेगा, और उसी ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक को हम दूसरी जगह पुट करेंगे। ये तो समझ आ गया। क्लियर? अब मेरे को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके दिख रहा था कि अगर बस यहाँ ये फिगर आ गई ना प्रॉफिट एंड लॉस की, तो बाकी तो सब है ही मेरे पास। तो इस तरह से आपको अगेन वही है कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन, आपको आदत पड़ जाएगी कैसे करना है। ठीक है, हाँ जी निशाद बताओ बेटा क्या डाउट है? सर इसमें क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? अरे तो वही वापस वही आ गई, सारी कहानी बताने के बाद तो कह रही है ये कौन क्या बताया आपने है? कहाँ किस स्टेप पे अटकी ये बता। मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, तो वही रोक देती मुझे जहां समझ नहीं आया। कहाँ पे अटकी तू? सर उसमें टोटल नहीं दे रखा क्रेडिट साइड का, कैसे निकलेगा? कौन सी क्रेडिट साइड का? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, तूने पहले यहाँ तक समझ लिया था कि 38,925 आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, ये समझ आया? नेट प्रॉफिट ये कहाँ से आया, समझ आ गया? अब बेटा तेरे पास अगर ये नेट प्रॉफिट आ गया तो तेरे पास डेबिट साइड सारी भर गई। तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर ही होगा ना बेटा। तो डेबिट का टोटल कर, उसको क्रेडिट साइड पे टोटल पे लिख। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का। हाँ, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की ही बात कर रहा हूँ, अभी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या दिया है? 450, 7,000, 1200, 2000, 2000, और अभी जो हमने प्रॉफिट बोला वो ऐड कर दे, तो टोटल आ गया ना तेरा। जो डेबिट साइड का टोटल है वही क्रेडिट का होगा। ठीक, वो लिख देगी, उसके अंदर से 800 माइनस कर दे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब आ गया समझ में? सेम फिर ऊपर ऊपर फिर जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर ले जाओगे तो सेम तरीके से डेबिट साइड का टोटल करोगे सारा, वो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक है। यस। ठीक है, चलो करके देखना, अगर फिर भी दिक्कत आएगी मैं करके दिखा दूंगा। अगर कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना, मैं यहाँ पे करके दिखा दूंगा आपको। चलो गाइस, तो आज यहीं पे खत्म करेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपको होमवर्क पता है, आपको एक तो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस खत्म करने हैं। ठीक है, वो सारे खत्म करो, प्लस एटलीस्ट एक सैंपल पेपर करके आओ नेक्स्ट क्लास से पहले। ठीक है, और फिर उसमें जो भी डाउट्स आए, जो भी दिक्कतें हैं वो मुझसे पूछो। क्लियर है गाइस? और मैं आपसे पूछूंगा, सबसे ध्यान से समझना, पूछूंगा कितना टाइम लगा, क्या डिफिकल्टी फेस हुई, ये सारी बातें पूछूंगा। क्लियर है? तो प्लीज करके आओगे तभी फायदा होगा, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन।